दोस्तों, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बुरे दौर से गुजर रहा है। अपने टूरिज्म के लिए फेमस श्रीलंका के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि उसे पेट्रोल से लेकर हर दिन से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में लोगों को 13 घंटे के पावर कट से जूझना पड़ रहा है। एक साल पहले जो $1 199 श्रीलंकन रुपये की बराबर था, वो अब बढ़कर 310 श्रीलंकन रुपये तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या श्रीलंका के इतने बुरे हालात कोविड-19 जैसे ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्या आपको पता है कौन है श्रीलंका की बर्बादी का जिम्मेदार? किसने श्रीलंका के लोगों को भुखमरी की कगार तक पहुंचाया? आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे कि कैसे परिवारवाद ने अच्छे खासे श्रीलंका को डुबा दिया। दोस्तों, श्रीलंका के बर्बाद होने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। तमिलियन वर्सेस सिन्हाली। श्रीलंका में 74.9% सिन्हाली बुद्धिस्ट रहते हैं और 11.2% श्रीलंकन तमिल रहते हैं। दोनों का रहन सहन और कल्चर एकदम अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों समुदाय एक साथ कैसे आए, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आज से कई साल पहले 993 AD में इंडिया में तमिल स्पीकिंग चोला डायनेस्टी के सबसे तेज तर्रार राजराजा अपनी जानी दुश्मन पांड्या डायनेस्टी को सबक सिखाने के लिए श्रीलंका के सिन्हाली किंगडम अनुराधपुरा को कैप्चर कर लिया। वैसे अनुराधपुरा किंगडम पर पांड्या डायनेस्टी का एक छत्र राज था, जिससे चोला डायनेस्टी को परेशानी थी। 1017 AD तक राजराजा 1 के बेटे राजेंद्र चोला ने तमिल किंगडम को पूरे श्रीलंका में फैला दिया। लेकिन 1070 AD में एक सिन्हाली प्रिंस किटी AKA विजय बहुआन ने चोला डायनेस्टी को श्रीलंका से बाहर खदेड़ दिया। उसके बाद चोला तो वापस नहीं आए, लेकिन जो तमिल लोग श्रीलंका में रह रहे थे वो वहीं बस गए और इसके साथ सिन्हाली और तमिल डायनेस्टी के बीच की ये खाई भी समय के साथ बढ़ती चली गई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका में आने के बाद दोनों समुदाय के बीच फूट डालनी शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों का श्रीलंका के साथ मद्रास में भी काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। उन्होंने तमिलियंस को मद्रास के साथ श्रीलंका में ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर दिया। स्कूल से लेकर बाकी सुविधाएं वहीं ज्यादा थी जहां तमिलियन लोग रहते थे। इस बात का सिन्हाली डायनेस्टी को काफी बुरा लगा, क्योंकि तमिलियन को अच्छी एजुकेशन का मतलब था ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में अच्छी नौकरी, पॉलिटिकल पावर, जो सिन्हाली लोगों और तमिलियंस के बीच लड़ाई की वजह बनी। समय एक बार फिर बदला और 1948 में श्रीलंका को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद सिन्हाली समुदाय ने तमिल समुदाय को नीचा दिखाना शुरू कर दिया और 1956 में पूरी श्रीलंका के अंदर सिन्हाली एक्ट लागू कर दिया गया, जिसका मतलब था श्रीलंका में सिर्फ एक ही भाषा बोलचाल के तौर पर चलने वाली थी, जिसकी वजह से तमिलियंस को अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद सिन्हाली लोगों के फायदे के लिए श्रीलंका में स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी को लाया गया। इसके चलते यूनिवर्सिटी में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में तमिलियंस के लिए कट ऑफ को बढ़ा दिया गया, ताकि सिन्हाली लोगों को आसानी से एजुकेशन मिल सके। ये सभी चीजें सिन्हाली डायनेस्टी को आगे लाने के लिए की गई थी, लेकिन वो कितने आगे आए ये तो पता नहीं। लेकिन इन दोनों लॉज के आने के बाद तमिलियंस को बहुत बुरा लगा और वो भड़क गए। इसके बाद तमिल लोगों के एक ग्रुप ने अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना शुरू कर दिया, जिसमें एक ग्रुप था LTTE, जिसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलाम। 1980 तक ऐसे कई ग्रुप बन चुके थे जो श्रीलंका के नॉर्थर्न और ईस्टर्न रीजन को तोड़कर एक तमिल देश एलम बनाना चाहते थे, और ये लड़ाई पूरे 30 साल तक सिन्हाली और तमिल लोगों के बीच चली। वैसे LTTE को इंडिया की रॉ ने ही ट्रेनिंग देकर तैयार किया था और उसी LTTE ने राजीव गांधी को मार दिया। दरअसल इंदिरा गांधी का 80 के दशक में श्रीलंका से जुड़े बॉर्डर के विवाद को खत्म करने का दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो ये भूल गई थी कि LTTE ने तमिल देश का सपना देखने वाले टेलो यानी तमिल एलम लिबरल ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं बख्शा। श्रीलंकन गवर्नमेंट और LTTE के बीच ये लड़ाई अप्रैल 2009 तक चली और इस सरकार ने सेना की मदद से 19 मई को LTTE प्रमुख प्रभाकरन को मार गिराया और 3 दशकों से चली आ रही इस लड़ाई को जीत लिया। लेकिन LTTE से इस लड़ाई में श्रीलंकन सरकार को 30 सालों में $200 बिलियन का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ राजपक्सा गवर्नमेंट। इसके बाद श्रीलंका में आई राजपक्सा सरकार की देश विरोधी नीतियों ने देश को क्लासिक ट्विन डिफिक्स इकोनॉमी बना डाला, यानी कि श्रीलंका के खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा और सरकार का इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट से इतना ज्यादा था कि देश कर्ज में डूबता गया
और इस बात को सरकार लगातार नजरअंदाज करती रही। फरवरी 2022 तक श्रीलंका के रिजर्व में सिर्फ $2.31 बिलियन ही बाकी थे और उसे साल के एंड तक $4 बिलियन का कर्ज चुकाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीलंका में महंगाई दर 6.9% से बढ़कर 18.7% तक बढ़ चुकी है। श्रीलंका में जो कोकोनट लोगों को 50 रुपए का मिल रहा था वो अब 90 रुपए का हो चुका है। जो टमाटर श्रीलंका में कुछ वक्त पहले 110 रुपए किलो था वो अब बढ़कर 310 रुपए किलो पहुंच चुका है। सरकार की खराब नीतियों पर नजर डालें तो सबसे पहले वोट पाने के लिए श्रीलंकन सरकार ने टैक्स में कटौती की और मुफ्त में चीजें बांटी, जो उनकी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। दूसरा खराब निर्णय जो राजपक्षे सरकार ने लिया था वो ये था कि उन्होंने अपने गृह क्षेत्र के लोगों को खुश करने के लिए चाइना से कर्ज लेकर हम्बनटोटा में पोर्ट बनवाया, लेकिन इस पोर्ट से न ही उसकी इकोनॉमी और न ही उसके देश के लोगों को कोई फायदा पहुंचा, क्योंकि कोलंबो में बहुत पहले ही बंदरगाह बना हुआ था और समय रहते कर्ज न चुकाने की वजह से ये पोर्ट चाइना के पास 100 साल के लिए चला गया। तीसरा कारण जिसकी वजह से श्रीलंका की बर्बादी हुई वो है केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन। ये एक ऐसा फैसला था जिसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद श्रीलंका की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि इसके बाद श्रीलंका का प्रोडक्शन खाने वाली चीजों में काफी कम होता चला गया, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर गया और श्रीलंका का इम्पोर्ट बढ़ गया और करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अब बात करते हैं चौथे और मुख्य कारण की, जो राजपक्षे का परिवारवाद है, जिसकी वजह से श्रीलंका इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ पहुंच गया। राजपक्षे सरकार में उन्हीं के परिवार के 9 लोग हैं। इनमें से 7 लोग के पास तो कैबिनेट पोस्ट है और श्रीलंका के 75% बजट पर इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अधिकार है। आज डीए राजपक्षे के बेटे और पोते ही हर जगह सरकार में हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चमल राजपक्षे श्रीलंकन सरकार में मिनिस्टर हैं, महिंदा राजपक्षे पीएम है, गोटाबया राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं, बेसिल राजपक्षे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नवल राजपक्षे जो पीएम के बेटे हैं वो यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, निपुणा राजपक्षे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और शशेंद्र राजपक्षे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों देखा आपने, राजपक्षे का परिवार सिर्फ एक राजनीति से ही चलता है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब ये देखने और सुनने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों श्रीलंका के प्रोग्रेस का ग्राफ ऊपर की बजाय साल दर साल नीचे ही गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका इस क्राइसिस से उभर पाएगा? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसे, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे इस क्राइसिस से उभर सकता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए एक वीडियो उस पर भी बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।